गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले भाग में हमने सामाजिक विज्ञान मुगल साम्राज्य के कुछ भाग के बारे में पढ़ा। कौन कैसे मुगल साम्राज्य कौन थे, वे माता की ओर से कौन थे और पिता की ओर से कौन थे। प्रथम सैन्य अभ्यास भी उनके बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने यहाँ के शासकों से अपनी सत्ता को स्वीकार करवाया, कैसे विवाह संबंध स्थापित किए और कैसे मनसबदार जो कर एकत्रित करने वाले थे वो उनको उसमें कैसे पहले जो तुर्की थे उसके बाद भारतीयों को शामिल किया गया, अफ़गानियों को शामिल किया, वो सब कुछ पढ़ा है। मनसबदार कौन थे वो उसके बारे में बताया गया आपको। आज आगे इसके बाद आगे का पढ़ते हैं। जब्त और जमींदार। मुग़लों की जो आमदनी का प्रमुख जो साधन था वो किसानों की फसल से मिलने वाला राजस्व था। ज़्यादातर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि जो गांव का मुखिया या जो सरदार होता था उसको कर देते थे। सारे जो मध्यस्थ के लिए, चाहे वो गांव का मुखिया हो या सरदार हो, मुग़ल सब एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि का भूमि का सावधानी पूर्वक निरीक्षण या सर्वेक्षण किया और आंकड़ों के आधार पर जो फसल का नगद कर के रूप में निश्चित कर दिया था, कर जो था वो निश्चित कर दिया था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व को आधार पर बांट दिया गया। प्रत्येक हर फसल की राजस्व कर जो था उसकी सूची थी वो अलग बना दी गई। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर ज़्यादा चल रही थी जहां पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और उसका हिसाब भी रख पाते थे। ऐसा जो निरीक्षण था वो गुजरात और बंगाल में नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि मुग़ल शासकों द्वारा उनका शोषण किए जाने की स्थिति में वो शासकों के विरुद्ध हो सकते थे या विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी तो एक जाति के जमींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर ही विद्रोह कर देते थे और इस 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसानों ने मुग़ल साम्राज्य के शासन को चुनौती दे दी थी। अकबर की नीतियों पर एक नज़र। प्रशासन का जो मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए, जो कानून बनाए थे, उनका पर वर्णन जो था वो अब्दुल फजल की अकबरनामा में मिलता है। अब्दुल फजल के अनुसार साम्राज्य को कई क्षेत्रों में बांट दिया गया था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासकों को सूबेदार कहा जाता था जो राजनीतिक और सैनिकों का दोनों का कार्य करते थे। प्रत्येक क्षेत्र का एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों से मदद मिलती थी। ठीक है, जैसे कि सैनिक वेतन अधिकारी हो गया जिसको वेतन मिलता था, धार्मिक जो धर्म के कार्य करता था, फौजदार जो फौजी था और कोतवाल जो नगर का पुलिस अधिकारी था। इन सब से वहाँ के सूबेदार को मदद मिलती थी। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं को संचालन करते थे। बड़े वर्ग के लोग थे वो सेनाओं का संचालन करते थे और बहुत ज़्यादा राजस्व का खर्च करते थे। जब तक वे अकबर के वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य जो था वो बहुत अच्छा चलता रहा। 17वीं शताब्दी के अंत में अभिजातों बड़े कुलीन वर्गों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण बहुत कमज़ोर पड़ गई। 1570 में जब अकबर फतेहपुर सिकरी में था तो उसने ब्राह्मणों, उलमैनों, पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा की और ये चर्चा इबादत खानों में हुई। अकबर की रुचि जो थी वो विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रिवाजों में, रीति रिवाजों में थी। इसका विचार विमर्श से अकबर की जो समझ थी वो ये थी कि धार्मिक रीति रिवाज और मदनता पर बल देते थे। वे जो कट्टर होते थे उनकी शिक्षाएं प्रजा के लिए विभाजन का कार्य और असमंजस का पैदा करते थे। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सारी सभी के शांति की ओर ले जाए गए।
इसका जो केंद्र बिंदु था वो एक नीति शास्त्र की व्यवस्था थी जो सभी और लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई और शांति और न्याय हो। फजल ने सलोए कुल की जो एक विचार पर आधारित एक शासन दृष्टि बनाने में सरकार की मदद की। शासन के सिद्धांत को जागीर और शाहजहाँ ने भी अपनाया। 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य की जो सैनिक कार्यकुशलता के फलस्वरूप आर्थिक जो और वाणिज्यिक में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। विदेश यात्रियों ने यहाँ इसे वैसा धनी देश बताया था जैसा कि पहले कहानियों में होता था, परंतु ये यात्री यहाँ पर ज़्यादा इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर भी अचंभित हो गए। सामाजिक असमानताएं साफ थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चला है कि ऐसे मनसबदार जिनको बहुत ज़्यादा मिलता था, कुल जो थे उनकी संख्या जो थी 8000 थी, जिसमें से लगभग 450 ऐसे ही थे जिनकी एक छोटी संख्या 5.6% को इस साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% लगभग आधे से भी ज़्यादा भी वेतन दिया जाता था। मुगल सम्राट और मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से कारीगरों और किसानों को लाभ होता था। वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु जो राजस्व का भार था वो उनके लिए प्राथमिक उत्पादक किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से बहुत जो गरीब थे वो मुश्किल से अपना पेट भर भोजन खाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी नहीं सोच सकते थे। ऐसी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार, समूह व्यापारी और जो महाजन लोग थे वो ज़्यादा लाभ उठाते थे। 17वीं शताब्दी में राज्यों की दशा तो अच्छी हो गई, लेकिन जो असमानता थी, सामाजिक असमानता, वो भी काफ़ी थी। मनसबदार कुल 8000 थे, जिसमें से 450 ऐसे थे जो कि कुल राजस्व का लगभग 62% वेतन के रूप में मिल जाता था। छोटे किसान अपना पेट भर भोजन भी नहीं पाते थे, मुश्किल से पेट भर पाते थे, और वो अतिरिक्त संसाधनों में, उत्पादन के जो संसाधन थे उनमें वहाँ पर निवेश करने से भी कतराते थे, और इसका ज़्यादा लाभ ज़्यादा धनी लोगों को मिलता था। मुगल के कुलीन वर्ग जो थे उनके हाथों में धन और संसाधन बहुत थे, जिसके कारण वो 17वीं शताब्दी के अंतिम सालों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और मुगल सम्राट की जो सत्ता थी वो पतन की ओर चली गई। वैसे कुछ क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए, जिन्होंने कुछ नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। वे दिल्ली के सम्राटों को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे और 18वीं शताब्दी के अंत के कई प्रांत अपना स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस लेसन में हमने मुगल काल के बारे में पढ़ा कि मुगलों कहाँ से आए थे और किसका वो वंश कहलाना पसंद करते थे। अकबर के काल में कैसे राज्य में परिवर्तन हुए, कैसे मनसबदार और ज़्यादा धनी लोग कैसे अपना फ़ायदा ज़्यादा करते थे। तो अगले भाग में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।